जय हिंद। आज का टॉपिक रहेगा बाल मनोविज्ञान से पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। मैं आपको ये बता दूं, यह टॉपिक किन एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। तो जो भी शिक्षक के एग्ज़ाम होंगे, सीटेट, यूपी टेट और कक्षा 1 से लेकर 5 तक का सुपर टेट, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी में ही कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो सुपर टेट है, उसी में ही है 10 नंबर का आ रहा है, जिसमें से बाकी टॉपिक की व्यक्ति भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज का टॉपिक है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। इससे पहले टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए कि पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करने में जो आज के टॉपिक हैं वो अभिप्रेरणा और मूल प्रवृत्ति, 2 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे जो आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। सभी एग्जाम मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा। आखिर अभिप्रेरणा शब्द ये है क्या? मोटिवेशन कहते हैं ना, किसी चीज़ को सुनने से आपको मोटिवेशन मिलता है। तो इसकी शुद्ध परिभाषा एक बार देख लीजिए जो आपको एग्जाम में लिखनी है या आती है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभिप्रेरणा की एक छोटी सी परिभाषा, ये किन के द्वारा दी गई, ये जरूर याद रख लीजिएगा। मैकडूगल के द्वारा। इन्हीं का एक सिद्धांत था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि अभिप्रेरणा का मूल स्रोत क्या है। अभिप्रेरणा क्यों उत्पन्न होगी? जब तक किसी को आवश्यकता नहीं होगी तो अभिप्रेरणा उसको कहाँ से आएगी? जब तक हमें चीज़ों की आवश्यकता, उसकी पहचान या जो ज़रूरत नहीं है तो अभिप्रेरणा भी नहीं आएगी। यानी इसका जो मूल स्रोत है वो आवश्यकता है, जो किन्होंने दिया है? अब्राहम मोसले ने दिया है। ठीक, एक परिभाषा और देख लीजिए। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। कभी भी पूछ लेगा अभिप्रेरणा अधिगम का कौन सा अंग है, तो याद रखिएगा सहायक अंग है। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक, ये जो छोटी छोटी लाइन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एग्जाम में आती हैं। तो यही आपको नोट डाउन करनी है और यही आपको याद करनी है। मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक, अब मेन चीज़ आती है कि इसमें पूछ लेता है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। लेकिन आपको याद रखना है, अभिप्रेरणा अगर मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताऊं थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल शुरुआत से बता के चल रहा हूं। जो अभिप्रेरणा के प्रकार हैं वो 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य में भी कन्फ्यूजन मत होइएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में आपके पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, सुख, संतोष, निंदा सभी आ जाते हैं। अब आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि आंतरिक सकारात्मक है और बाह्य नकारात्मक है। नहीं, आंतरिक क्या है? वो सकारात्मक ही है, लेकिन बाह्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें पुरस्कार, दंड, प्रशंसा सब है। अब यहाँ से एक चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो एग्जाम में आते हैं। पुरस्कार, प्रशंसा, सुख, संतोष, ये सब सकारात्मक अभिप्रेरणा है। अब लेकिन दंड हुआ नकारात्मक है ना, निंदा हुई नकारात्मक, तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, यही चीज़ मेन है। ठीक, ये तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार, किस तरह, कौन से सकारात्मक, नकारात्मक, कौन आंतरिक, कौन बाह्य। अब सबसे मेन है एक बहुत ही ज़्यादा मेन, जो किन्होंने दी वो भी ध्यान में रखेंगे। तो ये जो अभिप्रेरणा के प्रकार हैं ये दिए हैं मास्लो ने। किसने? मास्लो ने। अब कौन कौन से, यही चारों को बता देता हूँ। जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत और ये सामाजिक। ठीक है, तो नंबर 4 हो गया सामाजिक। तो चारों की चारों अभिप्रेरणा किसके द्वारा दी गई हैं, ये ध्यान रखने का। पूछ लेगा कि मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं, तो 4, जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत और सामाजिक। अब जन्मजात क्या है? जन्मजात वो है जो जन्म से होती हैं। देखो, जन्म से कौन कौन सी होती हैं? भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम, ये सब क्या है? जन्म से ही तो जन्मजात अभिप्रेरणा। भूख प्रेरक है ये एक, और
अर्जित और व्यक्तिगत और सामाजिक। तो अर्जित के ही दो रूप हैं। अगर हम इसको चार्ट में डिफाइन करें तो अर्जित से क्या है कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रेरणाएं हैं। अब व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, जो भी उसकी अचेतन इच्छाएं होती है वो सब व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। और सामाजिक, जो सामाजिक यानी समाज का, सामुदायिक और संग्रहशीलता, युद्ध प्रवृत्ति, स्वाग्रह, ये सब क्या है? सामाजिक प्रेरणा है। आपको जो मेन याद रखने हैं वो इनके 4 प्रकार रखने हैं। ठीक है, ये ऊपर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ नीचे। इसमें क्या मेन है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरण है। ये परिभाषा बहुत पूछी जाती हैं। तो किसने दी परिभाषा? ये स्किनर ने। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कौशल सीखने की पहली अवस्था या चरण कौन सा है? तो अनुकरण। अनुकरण क्या है कि बाह्य व्यवहार की नकल। बाह्य यानी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल, वही अनुकरण यानी दूसरों से सीखना। बच्चा दूसरों से सीखता है, उसे सिखाते हैं। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक। कौन सा? अभिप्रेरणा, जो बहुत ही ज़्यादा मेन है। अभिप्रेरणा में इसके अलावा और भी कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा सब इसमें ही है। अब पूछ लेगा आपसे कि प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे कौन सा कारक निहित है। अगर उसका व्यवहार की बात करें तो वहाँ भी तो अभिप्रेरणा आएगी। अभिप्रेरणा ही प्राणी के समस्त व्यवहार का एक कारक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यही अभिप्रेरणा होता है आपका कंप्लीट। अब चलते हैं मूल प्रवृत्ति की ओर। अब यहाँ से मूल प्रवृत्ति मैंने परिभाषा नहीं लिखी है इसकी। मूल प्रवृत्ति आपको थोड़ा सा बता दूँ। नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति जन्म लेने के बाद अपनी आवश्यकता या वातावरण से प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करता है। उसमें कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जो स्वाभाविक होते हैं, है ना। उसके ये कई प्रकार हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। मान लो कुछ जन्मजात शक्तियाँ जो प्राणी के व्यवहार को परिचालित करती हैं, वही मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। अब कैसे? देखो समझिए। इसमें जैसे पक्षियों का घोंसला बनाना, बत्तख और मछली का जल में तैरना, मनुष्य का भय लगना, भूख लगना, ये सब क्या है? यही तो एक प्राणी के व्यवहार को बाध्य करती है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। इसमें क्या है कि यह जन्मजात होती हैं। बिल्कुल, यह जन्मजात होती है और प्राणी इन्हें लेकर ही जन्म लेता है। मैंने आपको अभी बता दिया, भय लगना, भूख लगना, क्रोध, घृणा, कष्ट, आश्चर्य। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है वो देख लीजिएगा। मूल प्रवृत्तियाँ क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। 4 आपको ये मनोवैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित हैं। कौन कौन? डेवर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। और सबसे मेन आपको याद रखने हैं मैकडूगल। बहुत ही ज़्यादा मेन है मैकडूगल, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति की सूची दी है। ठीक, और जो जितनी भी मूल प्रवृत्ति हैं उनका एक संवेग बताया है ना। तो देख लेते हैं। इनको याद नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझना है। पलायन मूल प्रवृत्ति है। इसका जो भी एक आवेग है, सकारात्मक संवेग है, वो हो गया भय। युयुत्सुता युद्ध प्रवृत्ति, क्रोध है ना, अभी ऊपर बताया था। निर्वृत्ति घृणा, पुत्र कामना, वात्सल्य, शरणागति या संवेदना, कष्ट, जिज्ञासा आश्चर्य, काम का कामुकता। तो आप इनको सिर्फ पढ़ना है ना, और कुछ नहीं करना। दैत्य अधीनता, आत्मस्थापना हो गया, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, ये नहीं पूछेगा कभी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, भूख हो गया, भोजन अवसरण, संग्रह और रचनाकृति, हास्य, मौत। तो ये 14 नहीं पूछेगा। कौन कौन सी? इसमें से 1-2 पूछ लेगा, जैसे भय, क्रोध, घृणा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। आपको याद रखने की कौन कौन सी हैं। अब थोड़ा और बता दूं मूल प्रवृत्ति के बारे में, है ना। तो मूल प्रवृत्ति क्या है? जन्मजात तो होती हैं, प्राणी इन्हें लेकर ही जन्म लेता है। जैसे गाय के बच्चे का जन्म लेने के बाद चलना, है ना। तो मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। ये चीज़ आप नोट कर लें। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं और सभी मूल प्रवृत्तियों से एक संवेग अवश्य जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से व्यक्ति लाभ उठाता है और
मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। और इनके 3 पहलू जो मैंने ऊपर नहीं बताया आपको, वो हैं कौन कौन से, ये आपको याद रखने हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। ये 3 पहलू आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और थोड़ा मैं आपको करा देता हूँ, लिख लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति के रूप में परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कैसे होता है, ये आप नोट डाउन कर लें। तो मूल प्रवृत्ति का दमन या विलयन, मार्गांतरीकरण, शोधन हो, तभी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यही इसकी विधि है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक आपके लिए, और इसमें 2 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 10 नंबर पक्के करने हैं, उससे ज़्यादा ना ही पढ़ें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इसके बाद पढ़ना है तो आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हुए, कुछ टेस्ट सीरीज हुई, तो वो ज़्यादा सॉल्व करें। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप